हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। गाइस, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी स्टडीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी चल रही होंगी। जो रनिंग टॉपिक्स आपके हैं उसके साथ साथ आप पुराने सेक्शंस जो पढ़ चुके हैं, बीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, करंट, इनको भी रिवाइज करने का टाइम आई होप आप डेफिनेटली निकाल रहे होंगे। और इन केस अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो कोशिश करें एक एक टॉपिक पुराना भी आप रिविजन के तौर पे अपना पुराना टॉपिक भी एक एक करके आप पिक करते जाएं। कभी उनके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए, कभी आप उनकी थ्योरी वगैरह रिव्यू करें, कभी उनके पीवाईक्यूज करें, बट किसी ना किसी रूप में आपके पुराने चैप्टर्स जो है वो रेगुलर रिपीटेशंस में आपके चलते रहने चाहिए। सो गाइज, वेलकम टू द लेक्चर 6 ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम लेक्चर 5 में मेनली सोलेनॉइड एंड टोरॉइड का जो हमारा डिस्कशन है वो हम फिनिश कर चुके थे, और आज मेनली अपना डिस्कशन है अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। इस चैप्टर का सबसे जबरदस्त सेक्शन। सो गाइज, बेसिकली ये जो टॉपिक है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर को मैकेनिक्स के साथ अटैच करके देता है कि आप मैकेनिक्स को, फोर्स को, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, इन सारे एस्पेक्ट्स को अपने मैग्नेटिक फील्ड वाले टॉपिक में पहली बार अप्लाई होते हुए देखेंगे। राइट, तो टॉपिक क्या है, मैंने लास्ट टाइम थोड़ा बहुत ब्रीफ करना आपको शुरू किया था, उसी की डिटेल्स में आज चलते हैं। सो बेसिकली जब आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रख रहे हो तो वो चार्ज पार्टिकल चले या ना चले, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा ही, एंड दैट इज गिवन बाय F इक्वल टू QE। मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता है ना। मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे रख के आओगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाती है। अब ये एक ऑब्जर्व्ड फिनोमेना है, राइट। ये एक एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है, किसी का ऑब्जर्व किया हुआ फैक्ट है कि एक बनी बनाई मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को लाकर आप रख दो, रेस्ट पे रख दो, इट वोंट एक्सर्ट एनी फोर्स। सो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल्स पर तभी फोर्स एक्सर्ट करती है व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग। और उसी चीज को हम यहां पर एनालाइज करना चाह रहे हैं कि किस तरह का फोर्स है, क्या इसका फॉर्मूला है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, प्रोपोर्शनैलिटीज किसके साथ हैं, टाइप ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट का क्या हो सकता है, उसी पूरे सेक्शन को अपन एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। So this is about magnetic force on a moving charge. So heading डालेंगे magnetic force on a moving charge. Right, so guys, magnetic force on a moving charge जो है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स वगैरह के बेसिस पे, प्रोपोर्शनैलिटीज वगैरह को देखते हुए, द फोर्स वाज डिराइव्ड टू बी इक्वल्स टू QVB sin थीटा। पैरामीटर्स का क्या मीनिंग है वो मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि अगर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर किया, ये मान लो आपने एक मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर किया, तो अपन जानते हैं कि अगर इस तरह से क्रॉस बना रहे हैं इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बोर्ड से इनवर्ड है। आपकी कॉपी पे जब आप ड्रॉ कर रहे हो दैट मींस कॉपी के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में मान लीजिए मैंने किसी चार्ज पार्टिकल को, ये मेरा कोई चार्ज पार्टिकल है, इसको अगर मैं v स्पीड से थ्रो कर रहा हूं, दिस इज सम q चार्ज। तो whenever a charged particle is moving in some magnetic field, it experiences a force given by QVB sin theta। मतलब Q के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, चार्ज पार्टिकल की स्पीड क्या है, V जो है उसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, मैग्नेटिक फील्ड हमने कितने अप्लाई कर रखा है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फिर थीटा जो यहां पे लिखा हुआ है, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B। द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर के पार्टिकल को आपने किस डायरेक्शन में थ्रो किया है एंड द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड अपन ने अप्लाई किया। ठीक है, तो अगर Q चार्ज का पार्टिकल V स्पीड से B मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे थ्रो किया जा रहा है तो उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगता है दैट्स गिवन बाय QVB sin थीटा। अब ये जो QVB sin थीटा है ना गाइज, इसको अपन वेक्टर फॉर्म में लिखें, सिंस फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसको अपन वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये Q तो स्केलर है, VB sin थीटा को अपन लिख सकते हैं एज V क्रॉस B। तो दिस इज VB sin थीटा, इसको मैंने लिखा V क्रॉस B। तो वेक्टर फॉर्म जो है फोर्स का वो तो ये है, ये आपको डेफिनेटली दोनों ही वर्जन याद रखने हैं, दैट द फोर्स इज गिवन बाय Q टाइम्स V क्रॉस B, या फिर इट कैन बी रिटन एज QVB sin थीटा। तो मैग्नीट्यूड तो QVB sin थीटा हो गया, और डायरेक्शन वगैरह के लिए जब वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे हो तो वो Q टाइम्स V क्रॉस B है। नाउ अब देखो गाइज, जैसे मैंने आपको बोला कि ये फोर्स जो मैंने QVB sin थीटा लिखा है ना,
अंडर व्हाट कंडीशन विल दिस फोर्स बी जीरो? पहले तो अपन ये समझने की ट्राई करें कि ये फोर्स पार्टिकल्स पे कब लगेगा और कब नहीं लगेगा. सो बेसिकली दिस F विल बी इक्वल्स टू जीरो. फोर्स जो है वो जीरो होगा if Q इज जीरो. ठीक है, मान लो क्यू वी बी साइन थीटा की बात करें तो अगर चार्ज ही जीरो है दैट मींस द पार्टिकल इज न्यूट्रल. तो अगर मैं एक न्यूट्रल पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकता हूं तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा. ठीक है, तो क्यू जीरो है दैट मींस द पार्टिकल इज न्यूट्रल. तो न्यूट्रॉन को फेंक दिया तो कोई फोर्स नहीं लगेगा. तो पार्टिकल अगर न्यूट्रल है तो देयर इज नो फोर्स. राइट, सिमिलरली अपन देखें इस फोर्स के जीरो होने के लिए अगर V जीरो है दैट मींस इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट, इसका मतलब चार्ज तो है, अल्फा या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज तो है बट रेस्ट पे रखा है आपने फील्ड में तो भी फोर्स नहीं लगेगा. सो इफ पार्टिकल इज एट रेस्ट, अगर पार्टिकल रेस्ट पे रखकर आए हो तो भी फोर्स नहीं लगेगा. थर्ड पॉइंट अपन देखें तो Q जीरो होगा तो F जीरो हो जाएगा, या फिर V जीरो होगा तो F जीरो हो जाएगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड ही एब्सेंट है. ऑब्वियसली यार मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं लगा रखी है तब तो सारा गेम ही खत्म हो गया. सो इफ B इज जीरो, मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो हो गया किसी भी रीजन में एब्सेंट हो गया तो भी आपका फोर्स जीरो है. एंड देन द फाइनल पॉसिबिलिटी कि चार्ज भी है, स्पीड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, बट द एंगल बिटवीन V एंड B, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री है या 180. दोस्तों साइन जीरो भी आपका जीरो रहता है, साइन 180 भी जीरो है. तो अगर थीटा का वैल्यू जीरो या 180 कुछ भी भटकोगे यहां पे तो आपका ये साइन जीरो या साइन 180 जीरो हो जाएगा. और ये थीटा किसके बीच में है? देयर इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. ऑब्वियसली चार्ज तो वैसे भी स्केलर है तो थीटा किन के बीच में हो सकता था? तो V और B के बीच का ही एंगल है. तो ये फोर्स कब जीरो होगा? इफ थीटा इज ईदर जीरो और 180, है ना. तो बेसिकली अपन पहले तो ये देखें कि यार अगर आप किसी Q चार्ज के पार्टिकल को V स्पीड से B मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो कर रहे हो देन द फोर्स ऑन दैट चार्ज पार्टिकल मैग्नीट्यूड वाइज इट्स QVB sin थीटा, और वेक्टर फॉर्म में लिखें तो Q टाइम्स V क्रॉस B है. अब फिर मैंने आपको बोला कि ये फोर्सेस कब कब नहीं लगेंगे. तो ये फोर्स कब नहीं लगेगा? जब या तो पार्टिकल ही न्यूट्रल हो, या फिर चार्ज है बट रेस्ट पे रखकर आए थे, या फिर किसी कारण से मैग्नेटिक फील्ड ही एब्सेंट हो गया, या फिर V और B में एंगल 0 या 180 में से कुछ मिला तो आपका फोर्स जीरो हो जाएगा, है ना. तो ये फोर्स विल बी जीरो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस. राइट, देन आफ्टर दैट गाइज इस फोर्स के बारे में और क्या पता करना है और क्या सीखना है? तो बात करनी है अबाउट डायरेक्शन. डायरेक्शन कैसे निकालें? तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो मिल जाएगा इससे QVB sin थीटा से. डायरेक्शन के लिए क्या करोगे गाइस? देखना इधर, ये आपका Q टाइम्स V क्रॉस B एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली स्थिति बन रही है. सो डायरेक्शन के लिए हम अप्लाई करेंगे राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, जो अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए रहता है एक बार फटाफट से याद दिला दूं. मान लो दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B. ठीक है, और आपको A क्रॉस B का डायरेक्शन देखना है. तो राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाते थे कि जो आपका फर्स्ट वेक्टर है उस फर्स्ट वेक्टर के अलोंग राइट हैंड के फिंगर्स रखो. तो फर्स्ट वेक्टर के अलोंग राइट हैंड के फिंगर्स रखो और सेकंड की तरफ कर्ल करो, सेकंड की तरफ घुमाओ. तो थंब जो होगा दैट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B. B क्रॉस A निकालना होता तो B के अलोंग फिंगर्स रखते, A की तरफ घुमाते. A क्रॉस B निकालना है तो A के अलोंग फिंगर्स रख रहे हैं, B की तरफ घुमा रहे हैं, एंड थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B. ठीक है, सिमिलरली जब फोर्स जो है वो V क्रॉस B से मिलना है दैट मींस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ F वेक्टर कैन बी जज्ड using the right hand thumb rule. फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, है ना. जो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अपन राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं वही अप्लाई करके आपको फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा. राइट, तो उसी पॉइंट पे अब बात करें कि डायरेक्शन कैसे पता करना है. कैन बी जज बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट. नाउ गाइस देखो, आपने मान लो V क्रॉस B का डायरेक्शन पता कर लिया. जैसे इस वाले फोटोग्राफ में देखो तो इस चार्ज का वेलोसिटी इस तरफ है, सामने की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगा रखा है. तो ट्राई करना V क्रॉस B की डायरेक्शन निकालनी है. मैंने अभी राइट हैंड थंब रूल आपको बताया,
पहले वेक्टर के अलोंग राइट हैंड के फिंगर्स रखो और सेकंड की तरफ कर्ल करो, ये सेकंड की तरफ कर्ल करो, तो थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स V क्रॉस B, तो V क्रॉस B ऊपर की तरफ आ रहा है। नाउ क्या फोर्स का डायरेक्शन हमेशा V क्रॉस B की तरफ ही आएगा? इस बात को एनालिसिस करके देखो, क्या फोर्स का डायरेक्शन हमेशा V क्रॉस B की तरफ आएगा? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन कि भाई चार्ज की क्या स्थिति है। जैसे F इक्वल टू क्यू ई में आप जानते हो कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता था तो F और E सेम डायरेक्शन में होते थे, है ना, फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता था। बट अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट हो जाता था। सिमिलरली अगर मेरा चार्ज पॉजिटिव है, मैं इस फोर्स के बारे में अब बात कर रहा हूं गाइस, केयरफुली इस चीज को समझें और ध्यान रखें आगे के लिए कि ये जो मैंने फोर्स लिखा है F इक्वल्स टू क्यू टाइम्स V क्रॉस B, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना है? इसका डायरेक्शन निकालने के लिए पहले आपको V क्रॉस B की डायरेक्शन निकाल लेनी है। V क्रॉस B की डायरेक्शन कैसे निकालनी है वो मैंने आपको सिखा दिया यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। जैसे V के अलोंग फिंगर्स रखे, B की तरफ घुमाया, तो ये V क्रॉस B की डायरेक्शन मिल गई थंब से। तो पहले आपने V क्रॉस B की डायरेक्शन निकाल के रख ली। देन इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस तरफ V क्रॉस B आया है ना यार। अगर ये पॉजिटिव स्केलर है तो इसका और इसका डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो दिस विल इंप्लाई कि फोर्स वेक्टर जो है इट विल बी पैरेलल टू योर V क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, साथ साथ में प्रॉपर्ली नोट्स बनाते हुए चलना कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो V क्रॉस B का डायरेक्शन आपने निकाला है यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब अगर नेगेटिव चार्ज है, इफ दिस Q इज नेगेटिव, अब नेगेटिव चार्ज में क्या होगा यार, यहां नेगेटिव नंबर आ गया, तो ऐसे केस में फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो इस V क्रॉस B के डायरेक्शन से ऑपोजिट हो जाएगा, पलटी मारेगा। भाई अगर यहां -2 कूलम लगाए तो माइनस की वजह से फोर्स का एरो V क्रॉस B के ऑपोजिट पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये Q अगर नेगेटिव है, इन दैट केस द फोर्स इज एंटी पैरेलल टू V क्रॉस B। आपके V क्रॉस B के विपरीत दिशा में फोर्स पता करना है। तो आप देखो इस केस में अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो V क्रॉस B किधर आ रहा था, अपवर्ड्स, तो फोर्स भी अपवर्ड्स ही आएगा। और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, जैसे V क्रॉस B तो अपवर्ड आ रहा है बट फोर्स की डायरेक्शन उस V क्रॉस B के ऑपोजिट बोलते हैं, हम ऐसे डाउनवर्ड बोलते हैं। तो इस फैक्ट को अपने को ध्यान रखना है, अपन मल्टीपल टाइम्स, सेवरल टाइम्स इसको आगे यूज करने वाले हैं कि डायरेक्शन कैसे पता करनी है फोर्स की। तो पहले V क्रॉस B निकाल के रख लो, V क्रॉस B निकाल के रख लो। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स उसी तरफ आएगा जिस तरफ V क्रॉस B है, और नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स V क्रॉस B के ऑपोजिट आ जाएगा, राइट। तो एक तो ये इंफॉर्मेशन अपन ने गैदर की कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर फॉर्म क्या है, फोर्स जीरो कब होगी, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इस मैटर पे अपनी बात होगी। नाउ गाइस, नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट जो हमें इस फोर्स के बारे में सीखना है, अ वेरी वेरी क्रूशियल फैक्ट, कि जब हम फोर्स को लिख रहे हैं Q टाइम्स V क्रॉस B, तो आप देखो ये V और B के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है। तो अगेन मैं आपको एक प्रॉपर्टी याद दिला रहा हूं, एक पॉइंट आपको याद दिला रहा हूं, है ना। ये एक बॉक्स अपन बना रहे हैं, अपना रिकॉल बॉक्स। तो रिकॉल करो गाइस, जब आप A क्रॉस B करते हो, मान लो आपने ये वेक्टर A ड्रॉ किया है, यहां पे वेक्टर B ड्रॉ किया है, और इनके बीच में कुछ एंगल थीटा है, एंड C जो है, वेक्टर C जो है, दैट इज A क्रॉस B। ठीक है, अगर A क्रॉस B से मुझे जवाब में वेक्टर C मिल रहा है, तो अब अपन A क्रॉस B की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? पहले तो फटाफट सब लोग उस चीज को प्रैक्टिस कर लो कि A क्रॉस B की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो A के अलोंग, पहले वेक्टर के अलोंग राइट हैंड के फिंगर्स रखे, सेकंड की तरफ कर्ल किया, तो थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स A क्रॉस B। तो वेक्टर C जो है वो आउटवर्ड्स है, थंब की तरफ है ना। अब ये वेक्टर C आप देखो ये आउटवर्ड आ रहा है, और आउटवर्ड मतलब जो आउटवर्ड डायरेक्शन है वो पूरे बोर्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये जो आउटवर्ड डायरेक्शन आ रहा है उसका A के साथ एंगल देखोगे तो 90 डिग्री है, उसका B के साथ भी एंगल देख रहे तो वो भी 90 डिग्री है। मतलब A क्रॉस B करने से, कोई भी दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से जो आंसर आता है वो A और B उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अगर मैंने लिखा वेक्टर P is equals to Q cross S, that means P is going to be perpendicular to both Q and S।
ठीक है, C is A cross B, that means C is going to be perpendicular to both A and B. Rather, C is perpendicular to the complete plane जिसमें A और B बने हैं, है ना. A और B बोर्ड के प्लेन में है, जबकि C पूरे बोर्ड के ही परपेंडिकुलर है. So this C is perpendicular to both A and B. अब यार C अगर दोनों के परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट क्या होता है, रिकॉल करो. A डॉट B इज AB cos थीटा. तो अगर A और B 90 डिग्री पे हैं तो AB cos 90 जीरो हो जाएगा. परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट जीरो होता है ना. तो अगर C A और B दोनों के परपेंडिकुलर है तो C डॉट A भी जीरो होगा एंड C डॉट B भी जीरो होगा. राइट ये फीचर अपने को आगे अब भूलना नहीं है. ये अपना रिकॉल बॉक्स रेडी हो गया कि ये पोर्शन अपने रिकॉल किया. ठीक है, यहां पर मैं वही सेम बात अप्लाई कर रहा हूं. कभी भी आप दो वेक्टर्स का जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हो तो आंसर जो आता है वो उन दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है जिनका आपने क्रॉस लिया है. तो यहां पर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किसका लिया है, V क्रॉस B का. और ऐसा करने से मुझे मिल क्या रहा है, मुझे फोर्स मिल रहा है. सो दैट इंप्लाइज द फोर्स वेक्टर is perpendicular to both V and B. ठीक है, जो फोर्स आएगा आपका, that force is going to be perpendicular to both V and B. This is a very very crucial result जिसके बारे में अभी अपन बात कर रहे हैं. फोर्स जो आना है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर आएगा. वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी है, वो एक ऑब्जर्व्ड फैक्ट है, वो एक्सपेरिमेंटली है ना ऑब्जर्व्ड फिनोमेना है जो हम यहां पर लिख रहे हैं कि फोर्स हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पाया जाएगा और वो मैथमेटिकली भी कंफर्म हो रहा है. अब सिंस ये फोर्स V और B दोनों के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब F डॉट V परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट जीरो होता है ना. तो F और V परपेंडिकुलर है तो F डॉट V जीरो हो गया. फिर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है तो F डॉट B भी जीरो ही होगा. ठीक है, कहीं अगर रिक्वायरमेंट आए तो अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जीरो रहना है और फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का भी डॉट जीरो रहना है. क्यों? बिकॉज ये फोर्स, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर मिल रहा है बिकॉज ऑफ द राइट हैंड थंब रूल, बिकॉज ऑफ दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, नाउ गाइज देखना, ये जो F डॉट V लिखा हुआ है मैंने, अगर अपन एक पॉइंट रिकॉल करें कि जो F डॉट V मैं लिख रहा हूं, आपको ध्यान आ रहा है, दिस F डॉट V इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टैंटेनियस पावर. कि आपका जो एवरेज पावर होता था, तो एवरेज पावर तो होता था आपका वर्क डन अपॉन टाइम, है ना. और इंस्टैंटेनियस पावर जो होता है, अपने क्लास 11th में वर्क एनर्जी टॉपिक को रिकॉल करो, तो इंस्टैंटेनियस पावर जो होता है दैट इज dW बाई dt. dW को अपन लिख सकते हैं F डॉट ds, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और ds बाई dt बन जाएगा वेलोसिटी. तो एक्चुअली इंस्टैंटेनियस पावर का अपना फॉर्मूला होता था F डॉट V. तो अब हमारे इस केस में, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स वाले केस में, F डॉट V जीरो आ गया, है ना. तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड वाले मैटर में F डॉट V जीरो आया है. और वो आप देखो F डॉट V हमेशा जीरो रहेगा ना, कारण कि आपका फोर्स का फॉर्मूला ही ऐसा है कि हर हाल में आप पार्टिकल को जैसे फेंकना चाहो फेंको, हर हाल में फॉर्मूला तो ये लगाओगे. फॉर्मूला अगर ये लगा रहे हो, इसका मतलब फोर्स V के और B के दोनों के परपेंडिकुलर आना है. इसका मतलब F डॉट V हमेशा जीरो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के केस में. और F डॉट V अगर जीरो हो गया, इसका मतलब इंस्टैंटेनियस पावर ही जीरो है. ठीक है, अब अगर इंस्टैंटेनियस पावर जीरो हो रही है, राइट, मतलब किसी भी मोमेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज नॉट डिलीवरिंग एनी पावर. तो एक्चुअली अगर पावर जीरो है तो फिर वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, है ना. सिंपली अगर पावर अपन वर्क डन अपॉन टाइम के कॉन्टेक्स्ट में रिलेट करें, तो अगर पावर जीरो हो गया, दैट मींस वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स वो भी जीरो हो जाएगा, राइट. अगर वर्क जीरो हो गया, अब वर्क एनर्जी थ्योरम रिकॉल करो गाइस. थोड़ा सा मैं लोड आपको दे रहा हूं दिमाग पे 11 के टॉपिक्स रिकॉल करने के हिसाब से. आप वर्क एनर्जी थ्योरम रिकॉल करो तो आपका वर्क एनर्जी थ्योरम था W नेट इक्वल्स टू डेल्टा के,
है ना, द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स का वर्क जीरो है, इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो है, दैट मींस द काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, और काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट चल रही है, दैट मींस द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। एंड गाइस, जो रिजल्ट्स मैंने यहां पे लिखे हैं ना, दे आर ऑलवेज एप्लीकेबल। ये इस बात पे निर्भर ही नहीं करता है कि पार्टिकल को कैसे फेंकना है। हमने ये तो अभी डिस्कस ही नहीं किया है कि पार्टिकल को 60 डिग्री पे थ्रो करना था, कि 90 पे थ्रो करें, कि 30 डिग्री पे थ्रो करें, कि 120 पे थ्रो करें। कोई बात नहीं थी, सिर्फ ये बात थी कि पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंका है। तो भाई फोर्स कितना लगेगा? Q टाइम्स v क्रॉस भी लगेगा। अगर इतना फोर्स लगेगा तो फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर आएंगे। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर आएंगे फॉर श्योर, हर केस में। अगर F और V परपेंडिकुलर है तो F डॉट V जीरो होगा हर केस में। F डॉट V अगर जीरो हो रहा है तो इंस्टैंटेनियस पावर जीरो आएगी ही आएगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड फोर्स हमारे उस चार्ज पार्टिकल पे वर्क नहीं कर सकता। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स हमारे उस चार्ज पार्टिकल की स्पीड नहीं बदल सकता। अच्छा, फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लग रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी आएगा। एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी बदलेगी। अब वेलोसिटी में से कह रहे हैं साहब की स्पीड तो बदल ही नहीं सकती, तो बदलना क्या है? केवल डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स केवल वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। इट कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, है ना। तो ये अपने लिए क्रूशियल रिजल्ट रहेगा, दैट द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, नीट में अपने को ये स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, असर्शन रीजन टाइप में बन के मिल सकता है। द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कैनॉट चेंज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो है वो स्पीड चेंज नहीं कर सकता है, इट कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। तो ये एक बात अपने नई सीख ली कि फोर्स इसी तरह से आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कभी वर्क नहीं कर पाएगा, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर पाएगा पार्टिकल का, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स स्पीड चेंज नहीं कर पाएगा पार्टिकल का, द इंस्टैंटेनियस पावर विल रिमेन जीरो। ये पूरा कंक्लूजन अपने को कैरी करना है अपने ऑनवर्ड्स, अपने आने वाले टॉपिक्स में। ठीक है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड फोर्स का इंट्रो हुआ, राइट। इसके बेसिस पे मैं बहुत एक दो सिंपल प्रॉब्लम्स आपको बताता हूं कैसे क्या हैंडलिंग करनी है। देखो पढ़ो। इट सेज अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है कि एक चार्ज पार्टिकल को इस फील्ड में थ्रो कर रहे हैं, इट्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू बी, एक्सेलरेशन दे दिया कि भाई एक्सेलरेशन इतना है, देन इस एक्सेलरेशन में x की वैल्यू क्या है वो अपने को निकालना है ना। अब इस क्वेश्चन को पॉज करके एक बार सोचने की आप ट्राई करो कि चल क्या रहा है ये, फिर मेरा सोल्यूशन सुनना। तो एक्चुअली गाइस देखो यहां पे, अब मैं जानता हूं कि यार मैग्नेटिक फील्ड फोर्स आएगा तो फोर्स की वजह से ही एक्सेलरेशन आता है, F बराबर m है, फोर्स आएगा तो ये एक्सेलरेशन आएगा। तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स लगता है वो होता है Q टाइम्स V क्रॉस B। ठीक है, और वो फोर्स जो आता है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो फोर्स पार्टिकल पे लगेगा, दैट फोर्स इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। फोर्स V से भी 90 डिग्री बनाएगा और B से भी। अब फोर्स अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो यार F बराबर ma, जिस तरफ फोर्स लगता है उसी तरफ एक्सेलरेशन आएगा। तो फोर्स अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, दैट मींस एक्सेलरेशन भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। और हमें यही दो वेक्टर्स दिए, ये देखो एक्सेलरेशन वेक्टर दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दे रखा है। अब सिंस एक्सेलरेशन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, दैट मींस A डॉट B परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट जीरो होना चाहिए, करेक्ट है। तो सीधा आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो बस। तो जैसे आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, x विथ x मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 3x, फिर y विथ y मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 8, 10 टू द पावर -2 चलने दो साथ में, बिकॉज अल्टीमेटली होना तो जीरो ही से इक्वेट है ना। तो x विथ x मल्टीप्लाई किया 3x, y विथ y मल्टीप्लाई किया तो 8, और जीरो किया बिकॉज डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है। तो यहां से x की वैल्यू सीधी मिल रही है मेरी -8/3, एंड दैट इज गिवन इन दिस ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई फॉर्मूला अप्लाई करके फोर्स की कैलकुलेशन वगैरह वो सब नहीं करनी है,
केवल वो प्रॉपर्टी यूज करनी है कि फोर्स जो आता है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। भाई साहब फोर्स अगर बी के परपेंडिकुलर होगा तो एक्सेलरेशन भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट जीरो किया, ये सीधा इनका डॉट मल्टीप्लिकेशन जीरो किया और एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इट सेज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक लॉन्ग वायर दे दिया, मतलब इनफाइनाइट वायर दे दिया, कैरीज 40 एम्पियर करंट इन अ डायरेक्शन शोन at a particular instant the electron moving at itna speed in the direction is 0.1 meter from the wire, the charge on the electron given hai, then what is the force on the electron at that instant? Okay, so guys ye apna normal x and y direction अपन मान लेते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑप्शन ये x और y उसके हिसाब से लिखे हुए। तो अब मुझे यहां पे इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स फाइंड आउट करना है कि कितना लग रहा है। अब पहली बात तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग क्यों रहा है, तो कौन अप्लाई कर रहा है फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाई है, तो साहब वो इनफाइनाइट वायर ने बनाई है। तो एक्चुअली ये जो इनफाइनाइट वायर है ना, करंट कैरिंग वायर, ये करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रॉन की लोकेलिटी में पहले तो फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। इनफाइनाइट वायर किस तरफ आएगा, पाम रूल लगाओ, तो ये किस तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ रहा है। तो ये करंट कैरिंग वायर पाम रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन के इलाके में इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये बना दी साहब, ठीक है। इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस इलेक्ट्रॉन को कुछ v स्पीड से इस तरफ थ्रो किया है, ऐसे थ्रो किया है, और हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, वो सब कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब मुझे बताया कि यार मुझे फोर्स कैलकुलेशन के लिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो भी फॉर्मूला एक ही आता है, इट्स क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द वायर, मैं वो क्यू वी बी साइन थीटा लिख रहा हूं। क्यू किसका होगा, तो सब इलेक्ट्रॉन का होगा। वी किसका होगा, तो इलेक्ट्रॉन को जिस स्पीड से थ्रो किया है वो। बट बी किसका है, बी है क्रिएटेड बाय द वायर। तो एक्चुअली वायर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड में जब आप इलेक्ट्रॉन को फेंक रहे हो तो इलेक्ट्रॉन फोर्स झेल रहा है। वो फोर्स कितना होगा, तो इट्स क्यू वी बी साइन थीटा। तो अब इस कैलकुलेशन में आगे बढ़ते हैं। तो Q की जगह तो हो गया 1.6 10 पावर माइनस 19, ठीक है। वो नेगेटिव चार्ज है, वो डायरेक्शन में काम में ले लेंगे अपन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाल रहा हूं पहले, फिर V क्या है, कितनी स्पीड से थ्रो किया था, तो ये स्पीड दे रखा है 1 इंटू 10 पावर 7, तो 10 टू द पावर 7 की स्पीड से थ्रो किया था, ये V आ गया। B कितना है, तो B होगा उस वायर का, तो म्यू नॉट आई हो जाएगा 40 अपॉन 2 पाई आर। तो अपॉन 2 पाई आर कितना है, तो इस वायर से डिस्टेंस, आर मतलब वो वायर से डिस्टेंस, तो 0.1, तो क्यू वी बी, और साइन 90 है ना। यहां थीटा किसके बीच में होता है गाइस, थीटा होता है वी और बी के बीच में एंगल। तो देखो वेलोसिटी आपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिया है, और उस तार ने मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बना रखी है, तो वी और बी के बीच में 90 डिग्री एंगल है, राइट। तो वी और बी में 90 डिग्री एंगल है, तो साइन 91 कर दिया वो, ठीक है। अब फर्दर अपन आगे बढ़े तो फोर्स की कैलकुलेशन में वी हैव 1.6, तो ये आपका सेटल होके 10 टू द पावर माइनस 12 बचेगा, ठीक है। फिर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, एक्चुअली म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, फिर ये 2 पाई के साथ कैंसिल होके एक 2 बच जाएगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 वो आ गया, फिर इंटू 40 करना था ये है, और फिर एक 0.1 जो लिखा हुआ ये 10 पावर माइनस 1। फर्दर अपन सॉल्व करें इसको, तो दिस इज 8 एंड दिस इज गोइंग टू बी 1.08 है ना। ये 4 टू 8 हो गया आपका। फिर इसके बाद दिस इज गोइंग टू बी कुछ वैल्यूज अगर अपन चेक करें तो ये 1.6 ये ठीक लिखा हुआ है, स्पीड अपन ने लिख दिया है ना। तो ये 10 टू द पावर ओवरऑल देखें तो दिस इज 8 48 1.28 अप्रोक्सीमेट 1.3 होने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो एक वैल्यू हो गई, और फिर इसके बाद 10 पावर माइनस 12 और 10 पावर माइनस 7 10 पावर माइनस 19, फिर उसका जीरो अपन एडजस्ट करें तो 10 पावर माइनस 18, इसका अपन माइनस में एडजस्ट करें 10 पावर माइनस 17, ये आ रहा है, एंड दिस इज 12.8, तो ये 10 पावर माइनस 16 बचेगा, सॉरी दैट मच न्यूटन, ठीक है। तो ये तो 1.3 तो मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। अब डायरेक्शन चेक कर रही है। डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बोला था कि आप पहले V क्रॉस B निकाल के रख लो, राइट। तो पहले अपन ने V क्रॉस B चेक किया, तो V ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस इलाके में इनवर्ड्स है, तो V क्रॉस B आ रहा है लेफ्टवर्ड्स, V क्रॉस B आ रहा है लेफ्टवर्ड्स।
बट सिंस इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे लगेगा वो V क्रॉस B के ऑपोजिट लगेगा। अगर चार्ज नेगेटिव हो तो उस पे फोर्स V क्रॉस B के ऑपोजिट लगाना है ना। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने V क्रॉस B कैलकुलेट करके रख लिया, तो V क्रॉस B लेफ्ट में आया, मतलब नेगेटिव x में आया, बट नेगेटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई फोर्स V क्रॉस B के ऑपोजिट लगेगा, दैट मींस प्लस x में लगेगा, तो दैट इज गोइंग टू बी इन दिस ऑप्शन। ठीक है, तो QVB sin 90 से पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, फिर V क्रॉस B के हेल्प से अपने फोर्स की डायरेक्शन चेक कर ली, राइट। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि ये फोर्स का कैलकुलेशन वगैरह कैसे करना होता है। तो देखो अब इसमें बढ़ते हैं आगे फर्दर। अब ये सारा मैटर अल्टीमेटली इस पॉइंट पे जाता है कि चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में किस किस तरह से थ्रो किया जा सकता है ना, कि अपन किस एंगल पे थ्रो कर रहे हैं। 30 डिग्री पे थ्रो किया तो फोर्स का क्या नेचर होगा, 45 डिग्री पे थ्रो किया तो क्या कहानी बनेगी, 90 पे थ्रो किया तो क्या सिचुएशन बनेगा। तो अपन एक्चुअली इस पूरी स्टोरी को 3 अलग अलग केसेस में बांट रहे हैं, 3 अलग अलग सिचुएशंस में अपन बांट रहे हैं। केस 1, ये कैटेगराइजेशन किस बेसिस पे है गाइस, तो ये कैटेगराइजेशन इस बेसिस पे है कि आपने पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे थ्रो किया है। सो इफ थीटा बिटवीन V एंड B, केस 1 ले रहा हूं, इफ थीटा बिटवीन V एंड B इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये अपना केस 1 है। ठीक है, तो अगर मैं पार्टिकल को इस तरह से फेंक रहा हूं एज इफ की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 या 180 डिग्री एंगल है, इसको आप ऐसे इंडिकेट कर सकते हो। तो मान लो आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर की, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप एक चार्ज कैरियर को, एक प्रोटॉन को, व्हाटएवर, उस चार्ज कैरियर को या तो आप ऐसे थ्रो कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, या फिर आप ऐसे थ्रो कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट। तो इस केस में वी कैन नोटिस कि यहां V और B में 0 डिग्री एंगल है, और यहां V और B में 180 डिग्री एंगल है, और हमारे फोर्स के हिसाब से हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या चल रहा है, विच QVB sin थीटा, है ना। अब थीटा या तो 0 डिग्री है या 180 है। अब यार साइन 0 भी 0 है और साइन 180 भी 0 है, तो ऐसे केस में द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0। जब भी आप पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या ऑपोजिट थ्रो करोगे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। वी कैन सी दैट, वो अपने शुरुआत में भी बात कर ली थी। तो साइन 0 साइन 180 दोनों 0 हो गए, तो फोर्स इज 0। अच्छा यार, फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, है ना। जब आपका फोर्स 0 है मैग्नेटिक फील्ड का, तो एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सेलरेशन 0 है, दैट इंप्लाइज द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है ना, वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता तो वेलोसिटी चेंज होती, बट सिंस यहां एक्सेलरेशन इज 0 है, दैट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट। तो हमारा ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से, बिना डाइवर्ट हुए, बिना डेविएट हुए, बिना अपना पाथ छोड़े, अनडिफ्लेक्टेड चलता रहेगा। कब? जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग थ्रो किया जाता है, या ऑपोजिट भी चलेगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग थ्रो करेंगे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, ग्रेविटी वगैरह अभी इग्नोर कर रखी है, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब यार कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो अनडिफ्लेक्टेड बस सीधा चलता गया, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, एंड दैट फर्दर इंप्लाइज दैट द पार्टिकल कीप्स ऑन मूविंग अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो ये तो केस 1 है, एंड सबसे सिंपल सिचुएशन है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट आप पार्टिकल को थ्रो कर रहे हो तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, और फोर्स नहीं लगेगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वो कांस्टेंट स्पीड से एक ही डायरेक्शन में निरंतर चलता रहा, कोई डाइवर्जन इधर उधर नहीं हुआ, और एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे अनडिफ्लेक्टेड निकल गया, है ना। तो ये तो सिंपलेस्ट पॉसिबल सिचुएशन है। मेन यहां पे जो एक्चुअल हमें सबसे काम का सिनेरियो रहेगा वो रहेगा केस 2, व्हेन थीटा बिटवीन V एंड B, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो है दैट इज 90 डिग्री, और वी कैन से π/2, है ना। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में अगर π/2 एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, तो क्या सिचुएशन बनेगी, दैट इज द डिस्कशन राइट नाउ। ठीक है, तो गाइस अब क्या करें, अब ऐसा कर रहे हैं कि मान लीजिए मैंने इस इलाके में एक इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना रखी है,
ठीक है, इस कंप्लीट इलाके में एक इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना रखी है, और इस इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ये एक चार्ज पार्टिकल मैंने लिया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिया, और इसको ऐसे थ्रो किया। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को मैंने इस तरफ वेलोसिटी दी, ये इसकी वेलोसिटी है, और इनवर्ड आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे इलाके में बना रखी है। तो अब पहले तो ये देखो कि यार इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किस तरफ लगेगा। अच्छा, वैसे अलोंग विद दैट यू कैन सी कि यहां V और B वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल है, जैसा हमारा केस चल रहा है। वेलोसिटी बोर्ड के प्लेन में दिया है मैंने, जबकि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के परपेंडिकुलर लगा रखा है, ठीक है ना। तो V और B के बीच में 90 डिग्री एंगल है। नाउ जैसे इस केस में पार्टिकल को अपने थ्रो किया, यू कैन सी दैट फोर्स किस तरफ आएगा। जैसी मैं पूछूं फोर्स किस तरफ आएगा, सबसे पहले V क्रॉस B में दिमाग लगाइए। V क्रॉस B किधर आ रहा है दोस्तों, V क्रॉस B, मेरे साथ ये आप खुद करके देखें, सिर्फ मूवी देख के काम नहीं चलेगा, आप खुद से करके देखें। V क्रॉस B ये ऊपर की तरफ आ रहा है, एंड सिंस हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन उसी तरफ आएगा जिस तरफ V क्रॉस B आ रहा है। तो अपना V क्रॉस B किधर आ रहा है, अपवर्ड्स, और पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स भी ऊपर लग रही है। अब यार राइट साइड में जाते हुए पार्टिकल को अगर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी तो हमारा पार्टिकल थोड़ा ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। इधर जाते हुए पार्टिकल को ऊपर फोर्स लगेगा तो हमारा पार्टिकल जो है वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, तो ये उधर जाने की जगह थोड़ा डिफ्लेक्ट होके ऐसे गया। अब जैसे वो डिफ्लेक्ट हुआ, अच्छा इस समय फोर्स किस तरफ थी, तो मैं ये दो अलग अलग कलर्स यूज कर रहा हूं। ऑरेंज कलर वेलोसिटी के लिए है और ये ग्रीन कलर फोर्स के लिए है, ठीक है। तो ये उधर जाते हुए पार्टिकल को ऐसे ऊपर फोर्स लगी थी, उस कारण से थोड़ा डाइवर्ट हो गया, ऐसे डाइवर्ट हो गया। अब डाइवर्ट होने से क्या हुआ यार, वेलोसिटी का डायरेक्शन ही चेंज हो गया। हमने पहले ही बोला है मैग्नेटिक फील्ड केवल डायरेक्शन ही चेंज कर सकती है, मैग्नीट्यूड उसके बस का नहीं है बदलना। तो ये फोर्स की वजह से वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब यार वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है ही, तो V क्रॉस B, अब V क्रॉस B इस तरफ आ रहा है, इधर जा रहा था पार्टिकल, करके देखना V क्रॉस B ऐसे आ रहा है। ये फोर्स का एरो ग्रीन से बना रहा हूं कि अब यहां पे फोर्स लग रहा है ऐसे, है ना। तो अब इधर जाते हुए पार्टिकल को इस तरफ फोर्स लगेगा तो फोर्स की तरफ थोड़ा और डाइवर्ट होगा, तो ये फोर्स की तरफ थोड़ा और डाइवर्ट हुआ और ऐसे बढ़ चला, ठीक है। इस तरफ फोर्स लगा ना तो उधर जाने की जगह फोर्स की तरफ ऐसे घूम गया थोड़ा। अब अपन देखें तो V क्रॉस B अब निकालो, तो ये V इस तरफ है अब, और B अंदर, ये V क्रॉस B अब ऐसे लग रहा है। तो अब आपका फोर्स का एरो जो है वो इस तरफ आ रहा है, तो इधर जाते हुए पार्टिकल को इस तरफ फोर्स लगेगा तो उसी फोर्स की तरफ और टिल्ट हो जाएगा, तो ये उस फोर्स की तरफ और घूमा, ये आपका फोर्स इस तरफ आ गया। एंड आप आसानी से रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि अल्टीमेटली ऐसे डाइवर्ट होते होते इट इज गोइंग टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। ये यहां से V क्रॉस B आया तो ऐसे टर्न हुआ, फिर V क्रॉस B आया तो ऐसे टर्न, फिर V क्रॉस, तो ऐसे लगातार V का डायरेक्शन चेंज होता रहा। V के डायरेक्शन चेंज होने की वजह से फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता रहा, और वो फोर्स इंश्योर कर रहा है दैट द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल। सो whenever V and B, velocity and magnetic field are perpendicular, whenever a particle is projected perpendicular to magnetic field, it moves in a circular trajectory। ये आप बिल्कुल अब्सॉर्ब कर लीजिए अपने अंदर कि जब भी V और B के बीच में 90 डिग्री एंगल आएगा तो पार्टिकल सर्कुलर ट्रैजेक्टरी में जाएगा। तो यहां V और B 90 डिग्री एंगल पे, तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चला। अब अगर वो सर्कुलर पाथ में गया, इसका मतलब जो फोर्स है पार्टिकल पे, कितना फोर्स है, क्यू वी बी साइन 90 है ना, V और B में 90 डिग्री का ही तो मैटर चल रहा है, तो फोर्स क्यू वी बी साइन 90 है, मतलब फोर्स जो है वो क्यू वी बी है, एंड दैट फोर्स इज कंटिन्यूसली एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। आप देखो हर मोमेंट पे फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, और घूमेगा तो लगातार सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, व्हाट डू वी कॉल दैट, द सेंट्रीपिटल फोर्स। और कोई भी फोर्स अगर सेंट्रीपिटल का रोल निभाए तो विल इक्वेट दैट फोर्स विद mv स्क्वायर बाय आर। भाई ये फोर्स आपका सेंट्रीपिटल का रोल अदा कर रहा है, तो इसी फोर्स को आप इक्वेट कर सकते हो विद mv स्क्वायर बाय आर। होपफुली आपको ध्यान आ गया होगा कि कोई भी फोर्स अगर सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है, सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो उसको आप mv स्क्वायर बाय आर से इक्वेट कर सकते हो। तो ये क्यू वी बी
आपके सर्कुलर मोशन का सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा। अब इसको अपन रीअरेंज करें गाइस, तो यहां से आर की वैल्यू जो आ रही है, इसमें एक v कैंसिल हो गया, एंड दिस r इट कम्स आउट एज mv by qb। ठीक है, दिस r इट कम्स आउट एज mv by qb। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि जब भी आप पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, तो इट स्टार्ट्स मूविंग in a circle of radius mv by qb, right? This is the radius of the circle in which the charge will move। ठीक है, इस रेडियस के सर्कल में हमारा वो चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू कर देगा। और क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज जो फोर्स था ना, वो लगातार सेंटर की तरफ लग रहा था, वही सेंट्रीपिटल का काम कर रहा था। तो मैंने उसी फोर्स को mv स्क्वायर बाय आर के इक्वेट किया, वहां से v एक टर्म v कैंसिल हो रहा है, रीअरेंज किया तो r की वैल्यू आ गई mv बाय क्यूबी। अब इससे बड़े सवाल बनते हैं। तो एक तो ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है कि r जो है दैट्स mv बाय क्यूबी, कि भाई v और b 90 डिग्री पे दिख रहे हैं, इसका मतलब सर्कुलर मोशन होगा, और सर्कुलर मोशन होगा तो इस रेडियस का होगा। ठीक है, अब इस रेडियस के अनेकों रूप हैं, है ना, इसके सवाल बनाने के अलग अलग तरीके हैं। तो आप देखो, इस रेडियस mv बाय क्यूबी को आप एक तो ये ऐसे लिख दिया mv बाय क्यूबी। अब यार ये mv क्या पहचान में आया? दिस m इंटू v इज द मोमेंटम, मास टाइम्स वेलोसिटी, मोमेंटम लिख सकते हैं। तो ये लिखा अपने p बाय क्यूबी, ये मोमेंटम लिखा p बाय क्यूबी। अब मोमेंटम को फर्दर अपन अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। तो मोमेंटम को लिखा जा सकता है अंडर रूट 2m के। ध्यान होगा आपको, k बराबर p स्क्वायर बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन डेफिनेटली याद होगा। दिस p इज रूट 2m k, इसको ऐसे लिख सकता हूं अपॉन क्यूबी, है ना। तो ये क्यूबी भी तो कॉपी मार लिया, और p जो है उसको लिखा रूट 2m के। फिर इसका एक और तरीका है कि इस काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं, जैसे एक स्टेटमेंट याद दिलाता हूं, कोई भी q चार्ज का पार्टिकल अगर v वोल्टेज से, v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाए, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है? इट बिकम्स qv। ध्यान आ रहा है? कोई रेस्ट पे पड़ा हुआ पार्टिकल q चार्ज अगर v वोल्टेज से एक्सेलरेट होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है qv। तो इस काइनेटिक एनर्जी को फर्दर लिख सकते हैं q टाइम्स द वोल्टेज v, दैट अपॉन qb। तो एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस तरह का डेटा गिवन है, आपको रेडियस के अलग अलग रूप के ये फॉर्मेशंस काम में लेने पड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने सवाल आता है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अभी मैं कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूं, सिर्फ एक स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं, दैट मान लो अगर आपके सामने सवाल आया दैट इफ एन अल्फा एंड प्रोटॉन are projected perpendicular to the magnetic field with the same kinetic energy, है ना। इस तरह का सवाल मान लो दिया है कि एक प्रोटॉन और अल्फा को आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया है विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस इन विच ये लोग घूमेंगे। तो आपका अल्फा भी सर्कल में घूमेगा, प्रोटॉन भी सर्कल में घूमेगा। उसने बोला कि भाई दोनों के सर्कल के रेडियस का रेशियो निकाल दो। तो ऐसे केसेस में वी नीड टू डिराइव अ प्रोपोर्शनैलिटी फर्स्ट। भाई रेशियो, कंपैरिजन, ग्रेटर देन, लेस देन, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, वो सब में ना सबसे पहले एक प्रोपोर्शनैलिटी तक पहुंचो ताकि कॉन्स्टेंट्स वगैरह हटें, उनका कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो। तो यहां अब रेडियस का क्या फॉर्मूला लगाएं? तो देखिए mv बाय क्यूबी लगाना व्यर्थ है, कारण कि v के बारे में कुछ नहीं बता रखा है। v सेम है नहीं है नहीं पता साहब। मोमेंटम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्यों? बिकॉज मोमेंटम पे कुछ कमेंट नहीं किया है कि उनका सेम है कि नहीं है। बट ये वाला रिजल्ट एप्लीकेबल है, क्यों? बिकॉज दोनों की काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात की है इसने, दे आर प्रोजेक्टेड विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने ऐसे केस में अंडर रूट 2m के अपॉन क्यूबी ये फॉर्मूला लगाया। अब ये अप्लाई करने से क्या हुआ कि अल्फा और प्रोटॉन दोनों के लिए ये तो कांस्टेंट है 2, काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम दे रखा है तो ये भी हट जाएगा। सेम मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया है तो सारे कांस्टेंट्स हटा दिए, एंड नाउ दिस r इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m बाय q।
तो सीधी प्रोपोर्शनैलिटी आ गई। और ये डेटा तो पता है अपने को भाई, प्रोटॉन और अल्फा का मास कंपेयर कर सकते हैं, पता है अपने को, चार्ज कंपैरिजन है तो रेडियस मिल जाएगा। सो ऐसे क्वेश्चंस में देखकर यू नीड टू पिक द करेक्ट रिजल्ट, करेक्ट फॉर्मूला। अगर लिखा होता कि अल्फा एंड प्रोटॉन आर प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बाय एक्सेलरेटिंग देम विद द सेम वोल्टेज, दोनों को सेम वोल्टेज से एक्सेलरेट करके फेंका, तो इमीडिएटली हम इस वाले फॉर्मूले पे आ जाते, इस रिजल्ट पे आते, फिर प्रोपोर्शनलिटी पे पहुंचते और फिर रेशियो निकालते, फिर कंपैरिजन करते। ठीक है, तो पहली बात तो जब भी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो किया जा रहा है, इमीडिएटली वो सर्कुलर मोशन में जाना स्टार्ट करेगा। वो सर्कुलर मोशन में जाएगा तो उसका रेडियस क्या होगा, तो इट्स mv बाय क्यूबी, और mv बाय क्यूबी के ये अनेकों रूप अपने पढ़ लिए, और डिपेंडिंग ऑन के क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है, we will select the relevant result. Now next, अब यार जब वो सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो इज इट अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? अब डेफिनेटली दिमाग पे लोड आया कि ये क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है साहब? याद दिलाता हूं गाइज, एक ऐसा सर्कुलर मोशन जो कांस्टेंट स्पीड से होता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता था, ध्यान आ रहा है ना? अ सर्कुलर मोशन with constant speed is a uniform circular motion, और जहां स्पीड लगातार बदलती रहती है जिस सर्कुलर मोशन में, that's a non uniform circular motion. हम जो सिचुएशन पढ़ रहे हैं उसमें हम पहले ही बोल चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कभी भी स्पीड नहीं बदल सकता है। ये मैं आपको सिखा चुका हूं कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के बस का ही नहीं है ना, उसके बस का ही नहीं कि वो स्पीड चेंज कर पाए। इसका मतलब पार्टिकल जब सर्कल में घूम रहा है तो वो जाएगा तो कांस्टेंट स्पीड से ही, और कांस्टेंट स्पीड से जाएगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही होगा। तो सिंस स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल नॉट चेंज, so that implies it is a uniform circular motion. हमारा पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो अब उसका टाइम पीरियड कैसे निकालें कि जब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रहा है तो उसको एक राउंड लगाने में तो हमेशा कांस्टेंट फिक्स टाइम लगेगा। तो वो सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड कैसे निकालते थे? तो एक राउंड में डिस्टेंस कितना चल रहा है, तो इट्स 2πr, और कितनी स्पीड से चल रहा है, तो साहब v स्पीड से चल रहा है, तो दैट टाइम टेकन इज द डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2πr/v। तो ये टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला अप्लाई करूं तो 2π, r कितना निकाला था पीछे, इट इज mv बाय क्यूबी, ये r निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, एंड दैट अपॉन v, तो 2π r बाय v में ये v कैंसिल हो गया और टाइम पीरियड का वैल्यू आ गया, दिस इज 2π m बाय क्यूबी। सो दैट अगेन बिकम्स अ स्टैंडर्ड रिजल्ट कि जब एक पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया जाता है तो उसको सर्कुलर मोशन जो वो कर रहा है, दैट टाइम पीरियड इज 2π m बाय क्यूबी। And guys, we can notice that this time period, it's independent of the speed of the particle. आपका v cancel हो गया ना, it is independent of the speed of the particle. This is independent of the speed of particle. ठीक है, अब स्पीड से इंडिपेंडेंट होना बनता भी है कि यार अगर मान लो मैं अल्फा पार्टिकल को एक बार v स्पीड से थ्रो किया और एक बार वही सेम अल्फा पार्टिकल को सेम मैग्नेटिक फील्ड में डबल स्पीड से थ्रो किया, अब जैसे यार स्पीड डबल करूंगा ना तो स्पीड डबल करने से रेडियस भी डबल हो जाएगा, तो डबल स्पीड वाला पार्टिकल डबल रेडियस के सर्किल में चक्कर काटेगा। अब डबल रेडियस के सर्किल में चक्कर काट रहा है डबल स्पीड से, तो टाइम तो उतना ही लगेगा, डिस्टेंस डबल किया है, स्पीड भी डबल किया है, तो टाइम तो सेम लगने वाला है। तो टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन कितना हो गया, तो इट्स 2π m बाय क्यूबी एंड इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अच्छा, कई बार ये फ्रीक्वेंसी भी काम में आ जाती है तो उसमें कोई खास बात तो है नहीं, जस्ट ये टाइम पीरियड जो आपने निकाला है इसी का रेसिप्रोकल कर लोगे, तो जिस फ्रीक्वेंसी से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो दैट फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड के हिसाब से इट्स QB अपॉन 2π m, ये भी आपका स्पीड से इंडिपेंडेंट टर्म है। तो एक्चुअली इस तरह के कुछ टर्मिनोलॉजीज, इस तरह के कुछ रिजल्ट्स होंगे जो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में काम में आने हैं, है ना। तो ये मैंने आपको केस 2 इंट्रोड्यूस किया कि जब आप पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो कर रहे हो तो इमीडिएटली इट स्टार्ट्स मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r बराबर mv बाय क्यूबी, उसके सारे रूप दिखा दिए आपको।
फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कारण कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड है तो टाइम पीरियड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड यूज कर रहा हूं, तो 2πr/v किया, आर की वैल्यू बढ़ गई, v कैंसिल हुआ, टाइम पीरियड मिल गया। तो इतने टाइम पीरियड में वो सर्कुलर मोशन एक राउंड जो है वो इतने टाइम पीरियड में कवर कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी तो ऑफ कोर्स आप इसी का रेसिप्रोकल करके निकाल सकते थे, राइट। अब इस केस 2 को अप्लाई कैसे करना है, बड़े शानदार सवाल बनते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, तो इसको अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। तो एक सिंपल से क्वेश्चन, एक असर्शन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले फॉर्मेट से शुरुआत करते हैं। इसी के अंदर काफी सारे एस्पेक्ट्स अपन ऑब्जर्व कर पाएंगे। देखो, इट सेज अ न्यूट्रॉन, अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, चार पार्टिकल्स है, दे एंटर विथ द सेम स्पीड इन द रीजन ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, इन सबको यहां से मैंने थ्रो किया है और सेम स्पीड से थ्रो किया, सीधा मैंने थ्रो किया। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, द ट्रैक्स ऑफ द पार्टिकल्स आर शोन। चारों पार्टिकल्स को सेम स्पीड से ऐसे ऊपर थ्रो किया था, और फिर उसके बाद लोगों ने अपनी ट्रैक बदल दी कि कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, उसके चार्ज वगैरह के हिसाब से। और फिर ये कुछ कुछ बातें पूछ रहा है कि भाई ए और बी में प्रोटॉन है कि अल्फा है, सी न्यूट्रॉन है, डी इलेक्ट्रॉन है। मतलब टेक्निकली स्टेटमेंट 1 में हमें ये पता करना है कि कौन क्या है, और फिर कुछ स्टेटमेंट 2 में भी रीड करना है। तो पहले तो यही पता करते हैं कि कौन क्या है। नाउ गाइज, जैसा मैंने आपको बताया था, आप यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पार्टिकल को थ्रो कर रहे हो, है ना। मैग्नेटिक फील्ड आपने इनवर्ड लगा रखी है और पार्टिकल को आप वेलोसिटी दे रहे हैं ऐसे, तो आपके v और b के बीच में 90 डिग्री एंगल है। जैसे ही आपने पता कर लिया कि v और b में 90 डिग्री एंगल है, इमीडिएटली रिस्पॉन्स जनरेट होना चाहिए कि भाई सर्कुलर मोशन कराना है, और सर्कुलर मोशन के माइंडसेट से ही सोचना है। अब एक पार्टिकल इन बीच में ऐसा दिखाई दिया जो सीधा निकल गया साहब। अब ये सीधा निकलने वाला पार्टिकल ऑब्वियस है कि सीधा इसलिए निकला बिकॉज इसने कोई फोर्स ही नहीं झेला, और फोर्स नहीं झेला, अब मैग्नेटिक फील्ड भी है, वेलोसिटी भी है, 90 डिग्री एंगल भी है, तब भी फोर्स नहीं झेला, सीधा निकल गया। दैट मींस ये पार्टिकल रहा होगा न्यूट्रल, है ना। न्यूट्रल पार्टिकल ने ही कोई फोर्स नहीं झेला है और इसलिए सीधा निकल गया। तो ये C जो है दैट इज अ न्यूट्रॉन। तो इससे एक तो कंक्लूजन आ गया कि पार्टिकल C जो है दैट्स अ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अनडिफ्लेक्टेड चला गया था। अब डायरेक्शन वगैरह की फोर्सेस की डायरेक्शन की बातें कर लेते हैं। तो यार वेलोसिटी ऊपर दिया था, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड लगा रखी है, तो ऐसे केस में V और B के बीच में एंगल देखें तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में जैसे आप V क्रॉस B कर रहे हो ना, तो V क्रॉस B आ रहा है आपका लेफ्टवर्ड्स, ठीक है। V क्रॉस B आ रहा है आपका लेफ्टवर्ड्स। तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स अगर हैं तो उन पर फोर्स लग जाएगी लेफ्टवर्ड्स, whereas नेगेटिव पार्टिकल्स पे राइटवर्ड्स लगेगी। ये मैं आपको डायरेक्शन की कहानी बता चुका हूं। वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो V क्रॉस B कहां आ रहा है, लेफ्ट में। तो पॉजिटिव कैरियर्स पे लेफ्ट में फोर्स लगेगी और नेगेटिव कैरियर्स पे V क्रॉस B के ऑपोजिट लगेगी, तो राइट में। अब राइट में हमारा एक ही बंधु गया है, पार्टिकल D, और हमारे पास नेगेटिव पार्टिकल भी एक ही है, एंड दैट इज दिस इलेक्ट्रॉन। तो V क्रॉस B के ऑपोजिट जाने वाला जो है वही नेगेटिव पार्टिकल होना चाहिए। दैट मींस D जो है वो इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये अपना D क्रैक हो गया, दिस इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बचे अल्फा एंड प्रोटॉन। अच्छा, सिंस अल्फा एंड प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों को V क्रॉस B की तरफ ही फोर्स लगी, दोनों इस तरफ गए। एक छोटे रेडियस में जा रहा है, एक बड़े रेडियस में जा रहा है, तो हमें पहचानना है कि अल्फा और प्रोटॉन में से ग्रेटर रेडियस किसका होगा, वो पता करना है। तो अब रेडियस का फॉर्मूला रिकॉल करते हैं साहब। तो रेडियस का फॉर्मूला है mv/qb। अब mv/qb में सभी को सेम स्पीड से थ्रो किया है, तो v का तो चक्कर ही नहीं है। सेम मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया है, तो b का भी चक्कर नहीं है। दैट मींस दिस r इज प्रोपोर्शनल टू m/q, मास बाय चार्ज रेशियो। अब यार मास बाय चार्ज रेशियो जिसका ज्यादा होगा, रेडियस उसी का ज्यादा होगा। तो अपन देखें, अगर मैं प्रोटॉन का मास बाय चार्ज रेशियो mp/qp मान लो, लिख रहा हूं m/q, ठीक है। प्रोटॉन का मास में m मान लेता हूं और प्रोटॉन का चार्ज में q मान लेता हूं। तो प्रोटॉन का m/q, मास बाय चार्ज रेशियो, मैंने m/q ले लिया। तो अब अल्फा के लिए अपन देखें तो अल्फा का मास बाय चार्ज रेशियो, कारण एक्चुअली रेडियस ना m/q पे ही डिपेंडेंट रह गया, बिकॉज v सबको सेम दिया था, मैग्नेटिक फील्ड वही है, कॉमन मैग्नेटिक फील्ड में फेंका है, तो जिसका m/q ज्यादा आ गया वो बड़ा रेडियस ले गया।
तो प्रोटॉन का मास बाय चार्ज मैंने m/q ले लिया, अब अल्फा का लिखते हैं। तो अल्फा का मास, अब ये डेटा ध्यान होना चाहिए, नहीं ध्यान है तो सुनो और ध्यान रखो आगे के लिए। अल्फा का मास प्रोटॉन से 4 गुना है और अल्फा का चार्ज प्रोटॉन से 2 गुना है। भाई अल्फा पार्टिकल मतलब क्या? अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो चार्ज तो 2 प्रोटॉन के बराबर हो गया साहब। और मास हीलियम न्यूक्लियस के अंदर क्या है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास तो अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो 4 प्रोटॉन के समान 4 पार्टिकल्स हैं। तो मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो एक्चुअली ये जो आ रहा है ना, ये 2 टाइम्स m/q आ रहा है। तो एक्चुअली m/q का रेशियो अल्फा के लिए ज्यादा आया है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। इसका मतलब अल्फा का रेडियस प्रोटॉन से ज्यादा होना चाहिए। सो द ग्रेटर रेडियस पार्टिकल इज अल्फा। तो ये देखो, ये छोटे रेडियस में गया है, वो बड़ा सर्कल बना रहा है। तो B जो है दैट इज गोइंग टू बी अल्फा, B इज अल्फा एंड A इज प्रोटॉन। ये क्रैक हो गई कहानी भाई। अब देख लो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? A एंड B करस्पॉन्ड्स टू प्रोटॉन, A प्रोटॉन एंड B अल्फा। सही है बिल्कुल। वाइल C इज न्यूट्रॉन, वो भी ठीक है, एंड D इलेक्ट्रॉन। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये सही है बिल्कुल। देन स्टेटमेंट 2, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स वुड बी ऑपोजिट। ऑब्वियस है, पॉजिटिव पार्टिकल्स को लेफ्ट में लग रहा है, नेगेटिव को राइट में लग रहा है। एंड द रेडियस इज गिवन बाय mv/qb, वो भी ठीक है कि mv/qb जो दिया था वही रेडियस है। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है ना। बट ऑफ कोर्स ये ऐसा इसने क्या पूछा है अपने क्वेश्चन में, करेक्ट है कि नहीं है? तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। हाँ, ये कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं हुआ, ये तो बस डायरेक्शन वगैरह अपन पता कर रहे हैं कि ऑपोजिट है और रेडियस mv/qb है। और इनफैक्ट अपन डायरेक्शंस वगैरह से जज भी कर सकते हैं, प्रॉपर है। डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगी, इसी कारण से पता चला कि ये कौन है, और रेडियस mv/qb होगा, उसी से पता चला कि कौन सा अल्फा है। तो रीजन भी प्रॉपर आ रहा है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, 2 भी ट्रू है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो दैट गोज फॉर स्टेटमेंट, ये ऑप्शन ए। तो प्रॉपर आपको लॉजिक भी मिला और आपको रीजनिंग भी इसमें समझ में आ रही है कि अपन ने भी तो रीजनिंग वही यूज किया है ना, कि नेगेटिव यहां जाएगा पॉजिटिव उधर जाएगा, तो वही रीजनिंग भी लिखी हुई है, राइट। तो इस तरह से अपने को ये सर्कुलर मोशन वाले सिचुएशन ना, जो सर्किल वाला सिचुएशन आएगा, इस वे में अपनी ओवरऑल हैंडलिंग इसमें होने वाली है। तो ये हो गया सिचुएशन। फिर नेक्स्ट देखो, नाउ इट सेज द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये यहां से एक पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं, ये Q चार्ज है और M मास है इसका। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है पूरे इलाके में। यहां पर एक वॉल है इधर, और ये बोल रहा है द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल सो दैट इट कांट कोलाइड विद द अपर वॉल। इधर इसको कितनी स्पीड से फेंकें ताकि ये ऊपर वाली दीवार से, ऊपर वाली जो छत जो है उससे टकराए नहीं, उसके लिए कुछ ऑप्शन ढूंढना है। मैग्नेटिक फील्ड B लगा रखी है अंदर, V स्पीड से फेंका है, ये डिस्टेंस D है पूरा, यहां पे चार्ज और मास दे रखे हैं। नाउ गाइज सोचो क्या करेंगे। जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल को थ्रो करने वाला सिचुएशन देखा, सबसे पहले थॉट आना चाहिए कि भाई केस 1, केस 2, केस 3 किसको बिलोंग करता है। अभी केस 3 तो अपन ने नहीं पढ़ा है, बट केस 1 और 2 में से देख लो। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है और पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसे दिया है, तो V और B में 90 डिग्री एंगल है ना। V और B में 90 डिग्री एंगल है, तो सर्कल में घूमेगा। इमीडिएटली रिस्पॉन्स जनरेट हुआ कि सर्कल में घूमेगा। अब सर्कल में अगर घूमेगा, पॉजिटिव चार्ज है, तो V क्रॉस B के हिसाब से इधर टर्न मारेगा, V क्रॉस B के हिसाब से इधर जाएगा। तो ये वो वॉल हो गई, ये छत जहां पे वो टकराना नहीं चाहिए, और ये वो जगह जहां से उसको थ्रो किया था। तो यार जैसे ही अपन इसको थ्रो कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि लेफ्टवर्ड फोर्स लग रहा है, दिस V क्रॉस B लेफ्टवर्ड फोर्स लग रहा है। तो हमारा ये पार्टिकल यहां से थ्रो करते ही हमारा ये पार्टिकल इधर टर्न होगा। अब ये टर्न होगा तो ये ऐसा होना चाहिए ना कि टर्न कंप्लीट होने से पहले पहले दीवार से नहीं टकराए, है ना। हमें ये सिचुएशन चाहिए कि वो छत से टकराने से कब बच पाएगा, कि छत तक पहुंचते पहुंचते उसकी टर्निंग कंप्लीट हो जाए। अगर उसका टर्निंग कंप्लीट नहीं हो पाता, मान लो ऐसी सिचुएशन आती है वो टकरा जाता, तो हम ये चाहते हैं कि छत पे पहुंचने से पहले पहले उसका वो टर्न फिनिश हो जाए, ताकि वो सेफली नीचे आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना मिलेगा? ये डिस्टेंस मिलने वाला है आपको रेडियस के बराबर, है ना। ये डिस्टेंस ही तो रेडियस है। दैट मींस छत से कोलाइड नहीं करने के लिए द रेडियस शुड बी लेस देन D। ये जो D डिस्टेंस है ना, इसके अंदर अंदर इसका रेडियस खत्म हो जाना चाहिए, तो वो ऊपर नहीं टकराएगा। समझ में आया लॉजिक?
है ना, वो छत पे पहुंचने से पहले पहले ऐसे टर्न मार ले तो नहीं टकराएगा छत से, तो रेडियस डी के अंदर अंदर सिमट जाना चाहिए। अब रेडियस का फॉर्मूला क्या है, तो इट्स एम वी बाय क्यू बी एंड दिस शुड बी लेस देन डी। रीअरेंज कर लो, रीअरेंज करते ही वी क्या आ रहा है, वी आ रहा है लेस देन क्यू बी डी बाय एम एंड दैट्स इट, फिनिश। ये v लेस देन क्यू बी डी बाय एम, तो v लेस देन क्यू बी डी बाय एम कहां मिल रहा है, दिस इज गोइंग टू बी द ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली अपने को आगे मैनेज कर रहे हैं, यही अपना मेन टारगेट होगा कि इस तरह के सवाल अपन आगे और हैंडल करेंगे। अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो और शानदार प्रोफाइल्स, बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल क्वेश्चंस बनते हैं। और मोस्टली मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में आप मान के चलो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर का सवाल आया है ना, तो काफी प्रोबेबिलिटी है, मोर देन 50% प्रोबेबिलिटी रहती है कि इस टॉपिक से आएगा। ये 90 डिग्री वाला केस या लेट्स से 60 डिग्री वाला केस इस पर्टिकुलर सेक्शन से मिल रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में इस समय आप रनिंग है, तो केयरफुली इसको एक बार पूरा गो थ्रू करना है। जो भी अपन ने आज पढ़ा है, जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने कराए, उसको एक बार आराम से तसल्ली से सॉल्व करो। लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 6 तक की थियोरी एक बार पूरी कनेक्ट कर लो, ताकि फॉर्मूलाज वगैरह धीरे धीरे अपने मन में बहुत क्लियरली सेटल डाउन हो जाए, है ना। थ्योरी पे कमांड पूरा अच्छे से लेकर आओ। प्रैक्टिस शीट जो आज पोस्ट हो रही है उसको आप फिनिश कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसके और एग्जाम्पल्स वगैरह के साथ पहले वो एग्जाम्पल्स फिनिश करेंगे, केस 3 की तरफ बढ़ेंगे और फिर अपने आगे के टॉपिक्स पे जाएंगे, है ना। तब तक आराम से अपनी स्टडीज में आगे बढ़े गाइज, एंड आई होप आप पूरी तरह से पूरी शिद्दत से अपना टाइम अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, एंड यू विल डेफिनेटली डू वेल, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोबारा। आज के लिए थैंक यू।